नमस्कार दोस्तों, कनकावती के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे इतिहास की और इतिहास के अंदर अपन ने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था। मेवाड़ के इतिहास के अंदर अपन ने कुछ टॉपिक पे बात कर ली थी। आज जो नया टॉपिक है आपका वो है राणा मोकल। दोस्तों, राणा मोकल के बारे में आपने सुना भी होगा और आज ढंग से सुन लेना दोस्तों। मोकल जो है इसकी अपन बात करते हैं तो मोकल किसका पुत्र है? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मोकल। मोकल की टाइम पीरियड की बात करते हैं 1421 से लेकर 33 तक मोकल का शासनकाल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मोकल के जो पिताजी है वो कौन है और माताजी कौन है? तो मोकल के जो पिता है वो तो दोस्तों आपको सभी को पता ही है, राणा लाका है। माता इसकी जो है वो है हंसाबाई। याद आ गया दोस्तों? हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी, है ना? हाँ। तो दोस्तों, मोकल राजा बनता है, लेकिन इसके पिता और माता इनके बारे में भी बात करना जरूरी है। तो पिता तो है राणा लाका, माता है हंसाबाई। आप पिछली क्लास को दोस्तों याद कीजिए कि राणा चुंडा अपने अधिकार त्याग देता है। किसके लिए? तो पापा की खुशी के लिए त्यागे थे और उसी पापा ने घोटाला कर दिया भाई। जब मोकल उत्पन्न हो जाता है और हमने शर्त पड़ी थी कि हंसाबाई की कोख से उत्पन्न जो संतान होगी वो मेवाड़ का अगला राजा होगा, और उस शर्त के मुताबिक यहां पर जो राजा है वो कौन बन रहा है? मोकल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मोकल जब राजा बन रहा था या राज्याभिषेक की बात चल रही थी, उस समय हंसा जो है वो राणा चुंडा के पास जाती है और राणा चुंडा को जाके कहती है कि चुंडा जी, ये राजगद्दी, ये राज्य, ये सिंहासन, ये सब आपको मुबारक हो। हमें कोई ठिकाना दे दो जहां जाकर हम रह ले। तो हंसा मोकल को राजा बनाना नहीं चाहती थी। पहले तो वो ये सोच रही थी कि कहीं राणा चुंडा इसके साथ में धोखा नहीं कर दे। और बिल्कुल जमाना भी वैसा ही था, जब पुत्र पिता की हत्या कर दे या पिता पुत्र की हत्या कर रहा था, तो राजगद्दी वाला जो टाइम है वो थोड़ा इस प्रकार का ही था। तो यहाँ जो हंसा है ये मोकल को राजा नहीं बनाना चाहती थी और ये जाके राणा चुंडा को कह रही कि मुझे कोई ठिकाना दे दो, वहां चले जाकर रह लूंगी। लेकिन राणा चुंडा जी वापस कहते हैं कि नहीं, वादा किया है और वचन दिए हैं तो वचन खाली नहीं जाने दूंगा। राजा तो जो है मोकल ही बनेगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, तो जब तक मोकल समझदार या वयस्क नहीं हो जाता तब तक मोकल की रक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। तो मोकल का पहला जो संरक्षक है दोस्तों वो बना था कौन? राणा चुंडा। फर्स्ट जो संरक्षक है वो कौन बन रहा है? राणा चुंडा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने पढ़ लिया था। राणा चुंडा, ये वही राणा चुंडा है जिसको 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 4 ठिकाने दिए थे और उनमें सबसे बड़ा सलूम्बर था। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट संरक्षक जो बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? राणा चुंडा को। अब हुआ क्या दोस्तों कि राणा चुंडा राजदरबार के अंदर बैठे, मेन सिंहासन के ऊपर जो मुख्य सिंहासन जो है उस पे तो मोकल जी बैठ गए, लेकिन मोकल के साइड के अंदर चेयर है उस पे बैठते थे कौन? राणा चुंडा। जब भी मोकल कुछ गलती करता राणा चुंडा उनको डांट देते। और जाहिर सी बात है, अगर बच्चा है और वयस्क आदमी वहां है, अपने परिवार का ही कोई बड़ा है तो वो डांटेगा जरूर। तो राणा चुंडा जो है मोकल को हमेशा डांटते थे और कभी कभी कुछ छेड़छाड़ कर देता तो रेपट भी दे लेते। यहां से जब शाम को मोकल अपने मम्मी के पास लौटता, वापस जाके कहता कि मुझे कहाँ भेजती है, मुझे नहीं जाना, वहां नहीं बैठना, वहां भैया पीटते हैं, और मेरी इस एज में अगर आप मेरे को वहां बांध के रखते हो, मेरी एज है अभी भाई साहब गिल्ली डंडा इंटे खेलने की, ठीक है, और तुम मुझे वहां लटका के बैठ गए हो, भैया कभी कभी मेरे मार देते हैं रेपट की। तो हंसाबाई इस बात को लेकर थोड़ी चिंतित हो गई। हंसाबाई को लगा कि यार कहीं जो राणा चुंडा है ये राजगद्दी नहीं मिली है, इसलिए कहीं कहीं छोरे को पीटता है और कभी ना कभी ऐसी वैसी जगह मार दी तो अगला मर भी सकता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि कहानियों के अंदर या किवंतियों के अंदर, राजस्थान के अंदर, कि हंसा जो है राणा चुंडा को चाहने लग गई थी। दोस्तों पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा, लेकिन उन कहानियों की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कहानियां आपके यहाँ प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि हंसा जो है राणा चुंडा को एक दिन अपने महलों के अंदर बुला लेती है
नाइट का समय था और राणा चुंडा कैसे नहीं जाए अगर राजमाता का ऑर्डर हो तो। जैसे ही महलों के अंदर गए और महलों के अंदर दोस्तों बिल्कुल महल सजे हुए थे, गुलाब जल का छिड़काव था, मोमबत्तियां जली हुई थी। वहां जब राणा चुंडा पहुंचते तो हंसाबाई कहती है कि राणा चुंडा, शादी तो तेरे से होनी थी, मेरी फोटो तेरी दिखाई थी और धोखा कर दिया मेरे साथ कि आपके पिता के साथ मेरी शादी कर दी। और पिताजी ये जो 2-4 साल के मेहमान थे साथ गुजारा किया, उसके बाद चल बसे। अब मैं कहाँ जाऊं, इसलिए अपन भी कुछ न कुछ प्रोग्राम सेट कर देते हैं। तो राणा चुंडा उधर लगा। राणा चुंडा ने कहा कि शर्म कर, तू मेरी मां लगती है और कैसी बातें सोच लेती है तू। तो राणा चुंडा यहां से हंसाबाई के अविश्वास के कारण मालवा की तरफ चला गया था। कहां चला जाता है दोस्तों? तो राणा चुंडा बाद के अंदर कहां चला गया था? मालवा की तरफ चला गया था। और उस समय मालवा का सुल्तान हुआ करता था होशंग शाह। कौन था मालवा का सुल्तान? होशंग शाह के पास में चला जाता है, वहां जाकर रहने लग गया था। जब राणा चुंडा मेवाड़ छोड़ के चला गया तो हंसाबाई ने कुछ समय तक तो जो है राजगद्दी को संभाली और उसको लगा कि यार प्रशासन हकीकत में मोकल के बस की बात नहीं है। मोकल टाबर है, मोकल ऐसी उल्टी सुल्टी हरकतें करता है जो बच्चे करते हैं वैसे, कभी नाक में अंगुली डाल देता है, कभी किसी दरबारी की लात दे रहा है, कभी किसी की पगड़ी उछाड़ देता है, कभी किसी को देख हंसने लग जाए। तो हंसा को भी समझ में आ गया कि यार हकीकत में मोकल थोड़ा अभी तक वयस्क नहीं हुआ, समझदार नहीं है, बालक है। तो वो अब सोचती है कि मैं वापिस किसको बुलाऊं जो अच्छी तरीके से प्रशासन को संभाल ले। और हंसा को याद आती है कि अपना एक भाई है जिसका नाम है रणमल राठौड़। दोस्तों अपने पिछली क्लास के अंदर बात भी की थी कि मारवाड़ के अंदर राव चुंडा, उसकी पुत्री हंसा, उसका एक पुत्र रणमल राठौड़, एक पुत्र था कान्हा राठौड़। दोस्तों हाँ, उसी रणमल राठौड़ को जो मारवाड़ के राव चुंडा जी थे उन्होंने राजगद्दी नहीं दी थी और उनके छोटे भाई कान्हा को राजगद्दी जो है वो सौंप दी थी। तो रणमल राठौड़ उधर आराम से पड़ा है मारवाड़ के अंदर, बाजरे के सोकरे खाए और जो सांगरी की सब्जी है वो खाए। तो हंसा उसको याद करती और उसको मैसेज छोड़ती है कि भैया प्लीज आप लौट आओ और यहाँ जो थोड़ी सिचुएशन खराब है उसको थोड़ी हैंडल करो आप। तो अगला जो संरक्षक है इसका, सेकंड संरक्षक, वो बनाया गया था किसको? रणमल राठौड़ को। और रणमल राठौड़ जी जो है ये कहां के हैं? मारवाड़ के। किसका भाई है? हंसाबाई का। किसका पुत्र है? राव चुंडा का। तो सेकंड संरक्षक जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था दोस्तों? रणमल राठौड़ को बनाया गया था। रणमल राठौड़ यहां आ जाता है, पूरा शासन संभालता है। अब धीरे धीरे मोकल समझदार हो गया, मोकल बड़ा हो गया था। तो हंसाबाई इसको कहती है कि रणमल जी अब मोकल समझदार हो गया, अब ले आप जा सकते हो। तो रणमल ने जाने से पहले हंसाबाई से कुछ चीजें मांगी थी और उसके अंदर अगर अपन बात करें तो रणमल हंसाबाई से कहता है कि वापस तो चला जाऊंगा मैं, लेकिन मेरी भी कुछ हेल्प है वो कर दो आप तो अच्छा ही होगा। हंसा पूछती है कि बोलो क्या है? कि आपको तो पता ही है कि जो पापा है वो छोटे वाले को राजा बना के चले गए, मुझे कुछ दिया नहीं है। हंसा कहते कि तो अभी इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ, जब पापा ने जो कर दिया फैसला वही है। तब रणमल कहता है कि और कुछ मत कर, तू एक काम कर, मुझे मेवाड़ की सेना दे दे। और रणमल राठौड़ वहां से मेवाड़ की सेना लेके जाता है और मारवाड़ पे अटैक कर देता है। और उस समय मारवाड़ के अंदर राजा हुआ करते थे सता, उस सता पे अटैक कर दिया और सता को उठाकर रणमल जो है मारवाड़ का राजा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रणमल जी जो है इसके सेकंड संरक्षक थे, ये वापिस चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? मोकल जब यहाँ बैठा हुआ था तो मोकल ने भी कुछ कार्य तो करवाए होंगे यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कुछ कार्य नहीं करवाया होगा। तो मोकल जब यहाँ है तब उसने क्या करवाया था दोस्तों? तो मोकल आपने पढ़ा होगा एकलिंग मंदिर। एकलिंग मंदिर का निर्माण तो बापा रावल ने करवाया था, लेकिन उसके जो 4 दीवारी है या परकोटे की अपन बात करें तो मोकल यहाँ एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाता है। मोकल ने सबसे पहले क्या करवाया है? एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया है। क्या बनवाया दोस्तों? परकोटा। परकोटा जान बोले तो 4 दीवारी, यानी कि मंदिर है उस मंदिर के बाउंड्री जो अगर किसी ने करवाई थी तो किसने करवाई थी? मोकल ने करवाई थी। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम के अंदर यहाँ पर एक मंदिर और है जिसका उसने पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों यहाँ चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर था समीदेवेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? समीदेवेश्वर मंदिर है, जिसका उसने पुनर्निर्माण करवाया है। क्या करवाया दोस्तों? पुनर्निर्माण
निर्माण करवाया है। तो ये इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है। लेकिन अपन बात करें कि ये जो मंदिर है इसको और किसी अन्य नाम से भी जानते थे क्या? तो बिल्कुल, इसको पहले जानते थे त्रिभुवन नारायण के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? त्रिभुवन नारायण के नाम से जानते हैं। अपन बात करेंगे कि इस मंदिर का फिर निर्माण किसने करवाया होगा। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था वो था भोज परमार। किसने करवाया दोस्तों? भोज परमार ने। अब आपके दिमाग के अंदर एक चीज आ रही होगी कि परमार तो मालवा के थे। बिल्कुल, जी हाँ, मालवा के थे परमार। लेकिन हम बात करें कि मेवाड़ के अंदर एक राणा हुआ थे या हुए थे जिनका नाम है शक्ति सिंह। और जब मेवाड़ के अंदर शक्ति सिंह थे उस समय मालवा के अंदर एक सुल्तान बैठता था जिसका नाम है मुंज परमार। और ये जो मुंज परमार है, इस मुंज परमार ने शक्ति सिंह पर आक्रमण कर दिया था, यानी कि मेवाड़ पर आक्रमण किया है। और इस आक्रमण की अगर बात करें तो इसके दौरान जो आप आघाटपुर या आहड़ का नाम आपने सुना होगा, इस आहड़ पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, नष्ट कर दिया था यहां पर, ये मान के चलो आप। तो उस समय जो मुंज परमार आया था और उस मुंज परमार की पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है? भोज परमार। और वो भोज परमार यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवा रहा है। कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुवन उनकी उपाधि थी भोज की, और नारायण बोले तो भगवान है। ठीक है दोस्तों, उसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है? मोकल। और उस मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो बिल्कुल बेकायदा, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हमें जो टेलीग्राम चैनल है उसकी भी लिंक वहां दी गई है, उससे ज्वाइन हो जाओ आप, वहां आपको जो है पूरी व्यवस्थित रूप से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की है कि एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया है। इस मंदिर का जो समिदेश्वर मंदिर है इसका पुनर्निर्माण करवाता है। इस मंदिर का निर्माण कराने वाला कौन था? भोज परमार था। इस मंदिर को किस नाम से भी जानते हैं? तो त्रिभुवन नारायण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अपन ने बात की थी कि ये जो परमार ये मालवा के थे कब आए? तो जब मेवाड़ के अंदर शक्ति सिंह नाम का कोई शासक था और इस समय ये आते हैं और आहड़ पे अटैक कर देते हैं। तो उस समय आते हैं और आने वाला था मुंज परमार। इसी मुंज परमार की पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति होता है भोज परमार। फिर आपसे कोई पूछ ले कि ये जानकारी सर आप क्या तो रहे हो, लेकिन कहां से मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों हस्ती कुंडी अभिलेख से। कहां से मिलती है? हस्ती कुंडी अभिलेख। हस्ती कुंडी जो अभिलेख है दोस्तों, ये लगा हुआ है बीजापुर के अंदर जगह पड़ती है। और बीजापुर के पास में कोई हस्तिकुंड नामक स्थान है, वहां से अभी तो वर्तमान में उसको हटुंडी कहने लग गए हैं। उस हस्तिकुंडी के अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो मुंज परमार है उसने अटैक किया था, और इस मुंज परमार की जो मुंज परमार के खिलाफ शक्ति सिंह की सहायता करने के लिए कोई राठौड़ राजा है धवल, वो धवल आया था और उस धवल ने बिल्कुल मेवाड़ की हेल्प की थी। तो उस धवल ने ये जो लेख या अभिलेख है वो लगवाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे कि मोकल और क्या करवाता है यहाँ पर। तो मोकल की एक रानी थी बाघेला वंश की, और इस बाघेला वंश की जो रानी थी उसका नाम था गौरांबिका। और इस गौरांबिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए जो मोकल है स्वर्ग प्राप्ति के लिए इसके लिए यहां पर एक क्या बनवाता है? कुंड बनवाता है या बावड़ी बनवाता है दोस्तों। ठीक है, तो श्रृंगी ऋषि कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? इसने श्रृंगी ऋषि बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसकी? स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो बाघेला वंश की रानी है उसकी, जिसका नाम है गौरांबिका। तो गौरांबिका की मृत्यु हो जाती है और इसको स्वर्ग प्राप्ति करवाने के लिए इसने श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर एक कुंड बनवाता है, जिसको क्या नाम दिया गया है? श्रृंगी ऋषि बावड़ी। ठीक है दोस्तों, अगर अपन बात करें तो मोकल का एक भाई था बाघ सिंह।
और बाघ सिंह की याद के अंदर मुगल ने एक तालाब का निर्माण भी करवाया था जिसका नाम है बाघेला तालाब। कौन सा तालाब है? बाघेला तालाब। तो मुगल जो बाघेला तालाब का भी निर्माण करवाता है वो किसकी याद के अंदर करवाता है? तो अपने भाई बाघ सिंह की याद के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर अपन अगर बात करते हैं तो मुगल जो है चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर और बनवाता है, द्वारिकानाथ मंदिर। और इस मंदिर के पास में तालाब का भी निर्माण करवाया था। तो जलाशय सहित इस जो मंदिर का निर्माण करवाता है चित्तौड़ के अंदर मुगल, कौन सा मंदिर है? द्वारिकानाथ मंदिर। जलाशय सहित इसका निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? मुगल के द्वारा। कहां पर? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे बात करते हैं कि जब मेवाड़ के अंदर मुगल शासक था और इस समय गुजरात की तरफ से अटैक हो गया था 1433 के अंदर। सन 1433 के अंदर गुजरात का जो सुल्तान है अहमद शाह, और अहमद शाह ने भाई साहब आक्रमण कर दिया। तो गुजरात की तरफ से अहमद शाह आक्रमण कर रहा है किसके ऊपर? मेवाड़ पर। उस समय जो मेवाड़ का राजा है वो कौन है? मुगल है भाई। कौन है दोस्तों? मुगल। जब मुगल पे आक्रमण किया गया तो मुगल अपनी खुद की सेना लेकर राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है जिलवाड़ा, उस स्थान पर जा पहुंचा था। उधर से सामने से अहमद शाह की जो सेना आ चुकी थी, युद्ध होने वाला था। लेकिन इस युद्ध के बीच में या युद्ध होने से पहले ही एक घटना घटित हो जाती है, और वो घटना मेवाड़ के राणाओं के लिए एक बुरी घटना थी दोस्तों। यहां जब मुगल अपनी सेना को लेकर बैठा हुआ था जिलवाड़ा नामक स्थान पर, नाइट का समय था, अपने कैंप के अंदर सो रहा था, और इसके साथ में विश्वासघात करते हैं। इसी के परिवार के सदस्य थे चाचा और मेरा। एक व्यक्ति इनके साथ में और जुड़ता है जिसका नाम है महपा पंवार। जी हाँ दोस्तों, तो चाचा मेरा और महपा पंवार ये तीनों मिलकर 1433 के अंदर जिलवाड़ा नामक स्थान पर मुगल की हत्या कर देते हैं। बहुत बुरी बात है कि अभी तक जो मेवाड़ की स्थिति है वो थोड़ी सुधरने लगी थी, और वापिस ऐसी घटना घटित हो जाती है कि मेवाड़ को अगर देखा जाए तो मेवाड़ के खुद के आंसू आने लग गए थे। दोस्तों, तो मुगल की जो है वो हत्या करने वाले तीन व्यक्ति है जिनके नाम क्या क्या है? चाचा मेरा और महपा पंवार। हत्या कहाँ की है? तो जिलवाड़ा नामक स्थान पे की है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद के अंदर पड़ता है। और उस समय जो अटैक है वो अटैक किसने किया था दोस्तों? गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने किया था दोस्तों। कब की बात है? 1433 ईस्वी की बात है। ठीक है दोस्तों, यहां तक की तो अपन ने बातें कर ली है, लेकिन मैं यहाँ एक अभिलेख और बताने वाला हूं आपको, जो श्रृंगी ऋषि बावड़ी के पास से मिला है। कौन सा अभिलेख है? तो श्रृंगी ऋषि अभिलेख ही है वो। ठीक है दोस्तों, तो श्रृंगी ऋषि अभिलेख की अपन कुछ बात कर लेते हैं। तो श्रृंगी ऋषि जो अभिलेख है दोस्तों, ये कब का है? किसके शासनकाल का है? तो श्रृंगी ऋषि जो अभिलेख है ये अभिलेख है 1428 का। और देख लो दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये शासनकाल जो चल रहा है मेवाड़ के अंदर वो राणा मुगल का है। इस श्रृंगी ऋषि अभिलेख की अगर बात करें तो ये जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा के अंदर है दोस्तों? संस्कृत भाषा के अंदर है। एकलिंग जी के पास से ये प्राप्त हुआ है, और इस अभिलेख के अंदर ये लिखाया है कि वो अपनी बाघेला वंश की रानी जो है गौरांबिका, उसकी स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त हेतु यहाँ पर जो है एक बावड़ी का निर्माण करवाया जा रहा है। इस अभिलेख के अंदर दोस्तों ये बात और लिखी है कि राणा हमीर से लेकर मुगल तक की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कौन कौन से शासक की जानकारी प्राप्त होती है? तो हमीर से लेकर मुगल तक की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। इस अभिलेख की और अपन बातें करते हैं। तो इस अभिलेख के अंदर यह बताया है कि जो हमीर है, इस हमीर ने जो है यहाँ पर किस किस को पराजित किया था, या किस किस के अंदर यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी इसने। कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिनके ऊपर ये जीत हासिल कर लेता है दोस्तों? तो हमीर जो है जिलवाड़ा, ईडर,
पालनपुर, इन पे जीत हासिल करता है, ये इन सेक्टरों को जीत लेता है। और हमीर ने यहाँ पर जो है भीलों को भी पराजित किया था। इनको पराजित किया दोस्तों, भीलों को भी। ठीक है दोस्तों, तो हमीर जो है जिलवाड़ा, ईडर, जो अपने पालनपुर है, इन पे जीत हासिल कर लेता है और भीलू को भी क्या करता है, पराजित कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे कि हमीर का एक पुत्र है जिसका नाम है सत्र सिंह। किसका पुत्र दोस्तों, हमीर का पुत्र था सत्र सिंह। और सत्र सिंह ने मालवा पर अटैक कर दिया। भाई किस पे अटैक किया है, मालवा पर अटैक कर दिया था। और मालवा का जो प्रांतपति हुआ करता था उसको पराजित करता है, उसका नाम था अमीसा। मालवा के किसको पराजित किया है, तो मालवा का सुल्तान अमीसा, और उस अमीसा को ये क्या करता है, पराजित कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसी अभिलेख के अंदर और बताया गया है कि जो राणा लाखा था, और इस राणा लाखा ने गया, जो कहां पड़ती है, बिहार के अंदर। यहां जो धार्मिक कर लगता था, इन करों की बात हो रही है दोस्तों। गया बिहार के अंदर जगह पड़ती है, और ये अपने धार्मिक स्थान था। और इस धार्मिक स्थान पर जो अपने तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, तो आपसे एक टैक्स वसूला जाता था, तीर्थ यात्रा कर। इस कर को ये समाप्त करवाता है। तो ऐसा प्रयास करने वाला कोई व्यक्ति था, सबसे पहले तो वो कौन है, राणा लाखा था। तो राणा लाखा ने यहां पर अगर बात करें तो गया, काशी और प्रयाग, इन तीनों जगहों को जो है कर मुक्त करवाया था। यानी धार्मिक स्थान है और यहां पर अब किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ये ऐसा करवाने वाला व्यक्ति कौन था, तो राणा लाखा था। ठीक है दोस्तों, ये अपन जो बात कर रहे थे वो कौन से अभिलेख की कर रहे थे, श्रृंगी ऋषि अभिलेख की कर रहे थे। इस अभिलेख के अंदर एक बात और बताई है कि जो मोकल है उसने किसको पराजित किया था। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ये बताया कि मोकल ने जो है गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को पराजित कर दिया था। हो सकता है पहले पराजित कर दिया हो और 1433 के अंदर वो पुनः वापस लौट आया हो आक्रमण के दौरान। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसी समय इसकी जो हत्या है वो कौन कर देते हैं, चाचा मेहरा और महपा पंवार करते हैं। चाचा मेहरा इसके परिवार के आदमी थे, महपा पंवार बाहर का जोड़ा गया था। हत्या करने के बाद में भागकर चले जाते हैं मालवा की तरफ। और इसी युद्ध के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 1433 के अंदर जो है कुंभा मोकल के साथ में जिलवाड़ा नाम के स्थान पर था। जैसे ही मोकल की हत्या हुई तो सरदारों को पता लगा और सरदार जो है वहां से कुंभा को निकाल देते हैं। और कुंभा रोता रोता गया होगा, हंसा को जाके कहता है कि पापा को मार दिया, जैसे जैसे करकरा मैं बच के आया हूँ, चपले हाथ में लेके भागा था। ठीक है दोस्तों, उबड़ खाबड़े इलाके के अंदर आपको पता ही है, जंगली इलाके के अंदर टाबर भागेगा तो डर तो लगेगा, रोता हुआ ही जाएगा, सांस फूल गई होगी अगले की। ठीक है दोस्तों, तो मोकल की जो अपन ने बातें थी वो मोटी मोटी यही थी कि मोकल जो है ये चित्तौड़ का राजा बनता है। और राजा बनता है तो किसका पुत्र है, और इसका पश्च संरक्षक कौन बना था, सेकंड कौन बना था। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो राजा होगा वो होगा कुंभा। कौन सा होगा दोस्तों, कुंभा। अब आपको थोड़ा कहानियों के अंदर मजा आने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं कि मोकल के बाद जो राजा बना है वो कौन है, कुंभा। कौन है, कुंभा। और कुंभा के अगर टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो 1433 से लेकर 68 तक जो है कुंभा मेवाड़ का राणा रहा है। 1433 से 68 तक राजा कौन है, कुंभा। कुंभा की अगर बात करें तो कुंभा का पिता कौन है, तो पिता है मोकल। किसका पुत्र है ये, पिता है इसके मोकल और माता है इसकी सौभाग्यवती परमार। माता कौन है, सौभाग्यवती परमार। अब दोस्तों जिस प्रकार मोकल छोटा ही था और उसका संरक्षक बनाया गया था, वैसे ही अभी कुंभा छोटा ही है। तो अब कुंभा के सामने भी वही समस्या आ गई कि वापस संरक्षक किसे बनाया जाए। तो हंसाबाई पुनः एक बार वापस अपने भाई रणमल राठौड़ को बुलाती है। और इस बार रणमल राठौड़ आएगा लेकिन वापस आसानी से जाएगा नहीं, यही मरेगा वो। उसको मारेगा कौन, आगे बात करेंगे। और किस प्रकार वो मरता है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो इसका जो दोस्तों संरक्षक बनाया गया था वो बनाया गया था किसको, रणमल राठौड़ को। तो पुनः एक बार वापस रणमल राठौड़ जो है वो संरक्षक बनता है किसका, कुंभा का। जैसे रणमल राठौड़ यहाँ आता है, हंसाबाई उसको पूरी सिचुएशन बताती है मेवाड़ की।
जब पूछा गया है कि भाई हत्या हुई है, कौन करके गए हैं, तो चाचा मेरा और महफा पंवार। अब यहां समस्या हुई कि वो गए किधर, कि वो भागकर चले गए मालवा के सुल्तान के पास में। इधर राणा कुंभा के नाम से लेटर लिखा गया मेवाड़, जो गवर्नमेंट ऑफ मेवाड़ की तरफ से, किसको, तो जो मालवा का सुल्तान था उसको लेटर लिखा जाता है। उसमें ये लिखा था कि देखो आपकी और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे कुछ दुश्मन जो है आपकी बाउंड्री के अंदर है, प्लीज उनको लौटा दो। और जो मालवा के अंदर सुल्तान बैठा हुआ था उसका नाम है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी भाई साहब थोड़ा होम में आ गया था। महमूद खिलजी को लगा कि यार मेवाड़ की जो कंडीशन है अभी थोड़ी खराब चल रही है, क्योंकि आप देखो लाखा पूरा वैसे रंगीन था, उसके बाद लाखा की मृत्यु होती है, अवैस्क था तो मुगल राजा बना, फिर इनका कोई योग्यता राणा चुंडा वो यहां से चला गया था। अब वापस अगर वही सीन देखा जाए तो मुगल की मृत्यु होती है और उसके बाद में कुंभा वापस छोटा शासक। तो मेवाड़ की जो कंडीशन है वो थोड़ी अभी लूज थी दोस्तों, और महमूद खिलजी इसका फायदा उठाना चाहता था। महमूद खिलजी ये चाहता था कि युद्ध हो जाए एक बार और मेवाड़ को जो है फतह कर लूं। लेकिन दोस्तों सपना देखना और सपने को साकार करना में रात दिन का फर्क होता है। ये मेवाड़ की धरती है, मेवाड़ के राणा है, चीर के रख दे भाई साहब, शेरनी का दूध पिया इन्होंने। और धन्य हो ऐसे मेवाड़ के राणाओं को जिन्होंने इतिहास के अंदर बहुत ही ज्यादा वीरता वाले जो है रोचक किस्से यहाँ पर जो आपके सामने प्रस्तुत करवाए हैं। तो मालवा के अंदर महमूद खिलजी है और महमूद खिलजी के पास लेटर जाता है, महमूद खिलजी 3-5 करने लग जाता है। इधर बैठा हुआ कौन है, रणमल राठौड़। कुंभा सिर्फ साइन करता है, काम पूरे कौन करेगा, रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ जो है सेना उतार देता है, मालवा के सुल्तान के खिलाफ सेना उतार दी थी और युद्ध होता है दोस्तों, कौन सा, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है। और यह युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था दोस्तों, सन 1437 के अंदर। किन किन के मध्य ये युद्ध हो रहा है दोस्तों, तो ये युद्ध हो रहा है मालवा वर्सेज मेवाड़। और इस समय जो मेवाड़ का शासक है वो तो है कौन, कुंभा। और इधर जो मालवा का सुल्तान है वो कौन है, महमूद खिलजी। और इस युद्ध के अंदर महमूद खिलजी के भाई साहब छोड़े पाड़ दिए। क्या पाड़ दिए दोस्तों, छोड़े रगड़ के रख दिया था, इस प्रकार से उसको सुझा के रख दिया था कि महमूद खिलजी ने भाई साहब तोबा तोबा किया होगा जिंदगी के अंदर, न तो मारा न जीवता छोड़ा, बीच के अंदर पटका, 6-7 महीने तक खाट पे पड़ा रहा अगला आदमी। जब करवट ले तब भी बदन दर्द करे, जब बादला हो जाए तब भी बदन दर्द करे, सांस भी ले तो भी भाई साहब छाती दर्द करे, डूके डूके मार के सुझा दिया था। कौन से युद्ध के अंदर, सारंगपुर के युद्ध के अंदर। तो सन 1437 के अंदर जो युद्ध हुआ है सारंगपुर का युद्ध, इस युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है दोस्तों, कुंभा की होती है। यह युद्ध किसके नेतृत्व में था, तो रणमल राठौड़ के नेतृत्व में। दोस्तों इस जीत के बाद में जो राणा कुंभा है वो चित्तौड़ के अंदर एक विक्ट्री टावर का निर्माण करवाता है, जिसको आप जानते हो दोस्तों विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, या उसे कह दो गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, इस प्रकार की जो संज्ञा दी गई है उसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है, कुंभा है दोस्तों। जब दोस्तों आगे बात करते हैं कि सारंगपुर के युद्ध के अंदर जब कुंभा जीत जाता है, और जीता किसकी सहायता से, रणमल की सहायता से। तो कुंभा जो है रणमल राठौड़ की सहायता से, रणमल राठौड़ की सहायता से कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, पिता की हत्या का बदला लिया। अब जब पिता की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन इसके अंदर पूरा जो पावर है वो किसका था, रणमल राठौड़ का था दोस्तों। तो यहां जो रणमल राठौड़ है उसका थोड़ा प्रभाव बढ़ गया। रणमल राठौड़ वैसे दिखने के अंदर छोटा मोटा आदमी नहीं था भाई साहब, इतना हट्टा कट्टा था कि 2-4 को तो भाई साहब बात में भर्री मसकरी पटक दे। सोच लो आप किस प्रकार का डाकिया आदमी है। तो यहाँ जो रणमल राठौड़ है, इस युद्ध के बाद में रणमल राठौड़ का जो मेवाड़ के अंदर क्या हो गया था, प्रभाव बढ़ गया। और जैसे ही प्रभाव बढ़ा, रणमल राठौड़ अब जाने का नाम नहीं ले रहा, चिपक गया, यहाँ पुद्गल बन गया, पुद्गल। अब जब रणमल राठौड़ यहाँ बैठता है तो रणमल राठौड़ ने इस बार मारवाड़ से अपने जितने भी साथी थे उनको बुलाया कि वापिस इधर आओ, और तुम वहां क्या कर रहे हो, मजा तो यहाँ है असली। रणमल के सभी साथी यहाँ आ जाते हैं। तो रणमल ने यहाँ पर जब प्रभाव बढ़ गया, उसके बाद में मेवाड़ दरबार के अंदर जितने भी बड़े पद थे, उन बड़े पदों पर जो है, बड़े बड़े पदों पर जो है
राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। किसकी नियुक्ति हो गई दोस्तों? राठौड़ों की। अब जब राठौड़ बड़े बड़े पदों पे बैठ गए थे तो यहाँ जो सिसोदिया थे उनको थोड़ा बुरा लगा, और यहाँ सिसोदियों का एक लीडर हुआ करता था दोस्तों जिसका नाम था राघव देव। सिसोदियों का नेता कौन है? राघव देव। अब दोस्तों लफड़ा ये हो गया कि सिसोदिया जो नेता थे इनका नाम था राघव देव, और ये राघव देव राणा चुंडा के भाई है भाई। राघव देव ने रणमल राठौड़ को जाके कहा कि रणमल जी, मेवाड़ की कंडीशन अब ठीक हो चुकी है, जिस काम के लिए आप आए थे वो हो गया है, और कुंभा हमारा वयस्क हो गया, समझदार हो गया है, अब हम मेवाड़ की कंडीशन संभाल सकते हैं, आप वापस जाओ यहां से। रणमल राठौड़ ने कहा कि तू कौन होता है कहने वाला? तेरी औकात कैसी हो गई? बीच के बेड़ा कर दूंगा, ध्यान रख लेना, आज के बाद बोला तो जबाड़ा तोड़ के बाहर पटक दूं। राघव देव बापड़ा कुछ उस समय तो कह नहीं पाया, लेकिन एक दिन राघव देव जो है दारू वारू पी के आया होगा, और जब दारू पी लेता है आदमी तो भाई साहब पूरा बोखला जाता है। राघव देव जाता है रणमल राठौड़ को जाके गालें बकता है, तेरी ये कर दूं वो कर दूं, खालिस्तानों की पूर्तियां दोस्तों आप करो, क्योंकि मेरे से ज्यादा आपको आती है वो चीजें। जैसे ही ऐसी बातें बोली गई और रणमल राठौड़ का पारा छट गया, रणमल राठौड़ ने अपने राठौड़ लड़कों की तरफ इशारा किया कि इसको साइड में लेके जाओ, कोई नोड़ा वोड़ा के अंदर ले जाके रगड़ दो इसको। और राठौड़ भाई इसको पकड़ के ले गए राघव देव को कोई कोने कोबचे के अंदर ले जाकर बापड़े का मुंह गला सब बंद कर दिया, आज तक आवाज नहीं आने दी, और मार दिया इसको। तो सिसोदियों के नेता राघव देव की भी क्या कर दी थी रणमल राठौड़ ने? हत्या कर दी थी भाई। क्या कर दी है? हत्या। जब राघव देव की हत्या हो गई, अब बाकी वाले तो बापड़े कोई बोले ही नहीं। बाकी वाले सिसोदियों को लगा कि यार राघव देव को मार दिया है तो अपनी क्या औकात, हाल के अंदर रह के बात कर ले, क्योंकि रणमल राठौड़ वैसे डील का डाकी भाई साहब 10-11 फीट का तो आदमी, ठीक है, बॉडी सोडी डोले इस प्रकार के कि आज के तो जो जिम जाके बॉडी बनाते हैं ना वो वाली बॉडी, उसके कहीं टच ही नहीं हो, ठोकर मारे तो भाई साहब खून निकाल दे पूरा बाहर, ऐसा था रणमल राठौड़। तो रणमल राठौड़ के अब खिलाफ कोई बोलता नहीं था, रणमल राठौड़ यहां रहने लग गया। लेकिन एक कंडीशन हो जाती है दोस्तों, जब रणमल राठौड़ मेवाड़ के अंदर है, मेवाड़ के अंदर रणमल राठौड़ बैठा हुआ है, लेकिन रणमल राठौड़ अब इतना ऐसे भी हो गया था, इसको डर नहीं रहा कि अपने खिलाफ कोई आवाज उठाएगा। और मेवाड़ के अंदर ही एक दासी है जिसका नाम है दोस्तों, इतिहास के अंदर बहुत ही फेवरेट नाम है दोस्तों, ये एक दासी है यहाँ पर भारमली। और भारमली बोले तो दोस्तों बराबर समझ लो आप, है ना, आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। गांव के अंदर अक्सर कुछ लड़कियों को गाली गलौज करती है, उसकी मम्मी करती है तो उस प्रकार के शब्दों का यूज कर लेती है। अगर मैं सही लैंग्वेज के अंदर आपको समझा दूं तो मनक मराने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? भारमली ने। तो ये जो भारमली है और रणमल राठौड़ भाई साहब, ये दोनों आपस के अंदर दो जिस्म एक जान हो गए थे, घर्षण बल इनके बीच में लगने लग गया था। तो रणमल राठौड़ की जो है ये क्या है? गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड बन गई। रणमल राठौड़ भी इसको खूब ज्यादा चाहने लग गया था। रणमल राठौड़ दारू वारू पीता था, दारू कहीं पे भी पी के आएगा अगला व्यक्ति, लेकिन डिनर हमेशा के लिए डार्लिंग के साथ करता था। और डार्लिंग कौन? भारमली। आगे जाके पता लगेगा रणमल को ये डार्लिंग नहीं, कोई भाई साहब ऐसा गेंडा हाथी पाला है उसने जो उसकी छाती के ऊपर छुर्रा गोपेगा भी। जो भारमली है, इस भारमली के साथ में वो हमेशा आता है यहाँ पर, खाना वाना इसी के साथ खाता, दारू कहीं बाहर पी के आ जाता। एक दिन क्या होता है दोस्तों की भारमली थक गई थी काम से और उदास उदास सी बैठी हुई थी। रणमल बाहर से आया और थोड़ा ज्यादा ही पी के आ गया होगा शायद तक, नशे नशे के अंदर भारमली से पूछता है कि डार्लिंग आज उदास उदास कैसे, तेरे चेहरे का नूर कहाँ गायब हो गया है, फीकी फीकी लग रही है। तो भाई कतई पहले जहर ही लगती होगी, और है बिल्कुल भारमली जो है 1990 या सन 2000 के आसपास की या उससे पुरानी जो मूवियां देखो आप, उनके अंदर कोई हीरोइन आती है वो लटे लटका के आती है एकदम, है ना, सुरमा उरमा लगा के लिपस्टिक उपिस्टिक लगा के एकदम चमचमाट करती हुई वैसे रहती थी, ये कड़क बिजली थी बापड़ी। तो यहाँ जो भारमल आते इसको पूछता है कि क्या समस्या आ गई कि तू इतनी उदास उदास लग रही है। और भारमल कहती है क्या करूं जी, मेवाड़ की दासी हूं, पानी वानी भरती हूं, थक जाती हूं। अब वहां रणमल से रहा नहीं गया, रणमल के मन के अंदर जो गुबार भरा हुआ था वो आज बाहर निकल जाता है, नशे के अंदर बक देता है और वो कह देता है कि भारमली थोड़े दिनों की बात और है, तुझे मैं मेवाड़ की रानी बना दूंगा।
भारमली वापिस से एकदम तन बदन में आग लगी, उसको देख के कहती कि मूर्ख आदमी, शर्म नहीं आ रही तेरे को? गर्लफ्रेंड तेरी हूं और तू मुझे रानी बनाने की बात कर रहा है, वो भी राजा कुंभा है उसकी मैं दासी हूं। तब जो रणमल है वो भारमली को कहता है कि देख भारमली, समझ नहीं रही तू, मैं अब थोड़े दिनों के अंदर कुंभा की हत्या कर दूंगा और मेवाड़ का राजा बन जाऊंगा, और जैसे ही मैं मेवाड़ का राजा तू रानी बनेगी, फिर नहीं भरेगी पानी, कोई थकावट नहीं आएगी, आराम से पैरों के अंदर मेहंदी वेंदी लगाना, नेल पॉलिश वोलिश रगड़ना, आराम से गुलाब जल से स्नान करना और सूती रहना आराम से। भारमली को भाई साहब ये बात जैसे ही ये सुनी और उसके भाई साहब एक बार वापस आग लगी, पैरों नीचे धरती खिसक गई। दूसरे दिन का वेट करती है, जैसे तैसे उसने रात काटी करवटें बदल के, सुबह सुबह वो भागती और भाग कर जाती है किसके पास? हंसाबाई के पास। हंसाबाई को जाके कहती है कि हंसा जी, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, मैंने मेवाड़ का नमक खाया है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसी बातें तो कैसे छुपा चुकूं आपसे। हंसा कहती है ऐसे क्या बात हो गई बता। भारमली उसको कहती है कि आपका भाई जो है ना रणमल राठौड़, वो राणा कुंभा को मारना चाहता है, मेवाड़ का राजा बनना चाहता है। हंसा भाई एक बार तो भारमली को डांटती है कि तू कैसी बातें कर रही है, मेरे भाई पे ऐसे कैसे इंजाम लगा रही है। लेकिन वापस भारमली कहती है कि महारानी, मुझे पता था कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पाओगे, लेकिन हकीकत तो यही है। हंसाबाई को भी लगा कि यार आदमी तो ऐसा ही है जो खुद के भाई पे अटैक कर सकता है, मेवाड़ की सेना ले जाके, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन हंसा को एक डर था कि हंसाबाई अगर ऐसी बात रणमल से करती तो हो सकता है रणमल जो काम कल करे वो आज करे, आज करने वाला हो तो अब करे, तंग तोड़ दे। कुंभा 24 घंटे उसके पास ही रहता, संरक्षक बन के बैठा हुआ है, वो कभी भी गला दबा दे। जो राघव देव सिसोदिया की हत्या कर रहा है वो नहीं मार सकता क्या कुंभा को? तो अब हंसा के सामने समस्या ये आ गई कि रणमल को यहां से कैसे निकाला जाएगा। रणमल राठौड़ जो है इतना पावरफुल हो चुका था कि हंसाबाई अब इसको हटाने के लिए वापिस से एक लेटर लिख रही है राणा चुंडा को। किसको लिखा? राणा चुंडा को। राणा चुंडा जी जो है मालवा बैठे हुए थे, जैसे लेटर गया, लेटर के अंदर लिखा था कि राणा चुंडा जी, जितने भी गिले और शिकवे हैं हमारे, उन सबको भूल भाल के वापस मेवाड़ की धरा पे आ जाओ, और मेवाड़ को जरूरत है। जब भी राजा के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आपका फर्ज बनता है कि सलूम्बर का जो सामंत होगा वो मेवाड़ के राजा की रक्षा करेगा, तो प्लीज आप लौट आओ। अब राणा चुंडा के भी इतने दिन हो गए थे, बापड़ा चला गया था, तो उसके भी मन के अंदर एक तो वो था ही कि मुझे कोई वापस बुलाए तो मैं आ जाऊं, मान सम्मान रह जाए, इज्जत लाज रह जाए। लेकिन इतने दिन किसी ने बुलाया नहीं था, इसलिए नहीं आया। आज लेटर आया है। राणा चुंडा भाई साहब सुबह सुबह अटैची पैक करता है और सुबह पहली गाड़ी से चित्तौड़ा टपका। आते ही अंसा से मिलता है और अंसा को आके कहता है कि बोलिए क्या समस्या हुई। क्या समस्या तो बहुत बड़ी हो चुकी है। एक तो आपके भाई जो राघव देव थे उनकी हत्या कर दी है रणमल राठौड़ ने, अब वो जो है कुंभा को भी मारना चाहता है। जैसे ही ये बात सुनी और राणा चुंडा से रहा नहीं गया, राणा चुंडा अपनी तलवार लेता है और तलवार लेकर रणमल के महलों की तरफ निकल चुका था। लेकिन जैसे रणमल को देखता है, देखने के बाद अपनी तलवार वापस म्यान में डाल देता है। उसको लगा कि इसको आसानी से नहीं मार सकते हैं, कहीं उल्टे अपने को मार गया तो। अब राणा चुंडा जो है वो एक चालाकी चलता है। राणा चुंडा वापस हंसा के पास जाता है, हंसा को जाके कहता है कि आपके पास से बात आई कहां से? कि भारमली से। कौन है भारमली? का दासी है, बुलाओ उसको। भारमली को बुलाया गया। भारमली को बुलाकर राणा चुंडा उससे बातचीत करता है और राणा चुंडा भाई साहब वाक्पटुता में बहुत तेज था और अपनी बातों ही बातों के अंदर भारमली को जो है उलझा लिया था। भारमली को कहता है कि भारमली अब तू हमारी एक हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा ही होगा। भारमली ने कहा क्या? कि रणमल कोई जो हत्या है उसके अंदर तुझे भी इन्वॉल्व होना है, जो हम कहें वो आपको करना है। भारमली एक बार तो मना कर देती, वो कहती कि नहीं, वो आदमी मेरे से प्यार करता है, दिल लगी लगा रखी है उसने, और मैं उसको कैसे मार सकती हूँ? आप सोचो एक बार। बस मेरा फर्ज ये था कि मैं ये बात आप तक पहुंचाऊं, वो बात मैंने आप तक पहुंचाई है। अब इसको आप मेरे साथ मत जोड़ो प्लीज। लेकिन राणा चुंडा मानता नहीं है। राणा चुंडा ने कहा कि वो कब आता है, किस कंडीशन में आता है, पूरी जो उसकी दैनिक दिनचर्या थी उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेता है। भारमली उसको कहती है कि वो आता है नाइट के अंदर, दारू पी के आता है, लेकिन खाना मेरे साथ ही खाता है। उसके बाद भारमली को अपनी बातों में उलझाकर राणा चुंडा ने अपना मत वहां रख दिया था और उसने कहा कि भारमली प्लीज आज यहाँ जब रणमल आए तेरे पास में तो उसको खाना मत खिलाना, उसको कहना है कि आज दारू पी।
और उसको इतना दारू पिला देना कि वो पीता पीता अचेत अवस्था के अंदर चला जाए, बेहोश वाली कंडीशन में आ जाए। भारमली पहले तो खूब मना कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके मना लिया गया राणा चुंडा जी के द्वारा। राणा चुंडा जी ने कह दिया होगा कि भारमली क्या डरने की बात है, अगर रणमल राठौड़ मर भी जाएगा तो राणा चुंडा जिंदा है, बार त्योहार जाले कुले छाप कर ही देंगे अपन, ऐसी कोई बात नहीं है। भारमली राजी हो जाती है और राजी होती है। शाम का समय था, भारमली एकदम सज धज के बैठ गई, पूरा मेकअप शेकअप किया था थोबड़े के ऊपर। उधर रणमल राठौड़ जो है दारू पिपवा के आया बाहर से, आते ही डिनर की बात करता है, तब भारमली बोलती नहीं है, नाराज होके बैठ गई, तुझा थोबड़ा करके। भारमली को बार बार पूछता है कि हुआ क्या है, बता तो सही क्या समस्या तेरे। भारमली कहती है कि आपको भी शर्म आनी चाहिए, मेरी भी कुछ इच्छाएं होती होगी, मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ में बैठ के 2-4 घूंट लूं मैं, आप डेली बार पी के आ जाते हो, कभी मेरे से पूछा है कि भारमली तू भी दारू पिएगी क्या। रणमल राठौड़ ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई डार्लिंग, बोतल लेके अंदर से बना पैक पिएंगे दारू, और तो क्या है। बोतल आ गई भाई, पैक बनाना स्टार्ट किए। और दोस्तों पैक कौन बनाए, भारमली ने कहा कि पैक मैं ही बनाऊंगी आज। रणमल जी आप नहीं बनाओगे। रणमल ने कहा कि तू बना ले डार्लिंग, पैक ही तो बनाएगी और क्या करेगी। पैक बनाना स्टार्ट करती है और फुल पटियाला पैक बनाए। बस कैसे पैक बनाए, पटियाला। दोस्तों पटियाला पैक जानते हो, कभी देखा। पटियाला पैक वो होता है दोस्तों कि ये कांच का गिलास है जिसके अंदर पहले यहां तक वाटर भरा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ड्रिंक करने वाले जो लोग हैं वो पहले शराब है गिलास के अंदर डालते हैं, ऊपर से वाटर मिक्स करते हैं या सोडा मिक्स करते हैं या आइस क्यूब डालते हैं, उसके बाद वो लेते हैं। लेकिन यहाँ जो पटियाला पैक है उसकी बात हो रही है। और पटियाला पैक के अंदर दोस्तों पहले गिलास के अंदर पानी भरा जाता है कि आपको कितना पानी लेना उतना भर लो। हालांकि दोस्तों मेरे कोई संबंध नहीं है इससे, बस यूं ही नॉलेज रखनी पड़ती है क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इसलिए। ऊपर से गिलास के अंदर इस प्रकार शराब डाली जाती है कि बिल्कुल स्लो स्लो तिरछा करके बोतल का मुंह उसके टच करके शराब अंदर जाती है। और वो शराब दोस्तों बाद में उस पानी के अंदर मिक्स नहीं होती है, जहां वाटर का लेवल था इसके ऊपर शराब रहेगी। इस प्रकार के पटियाला पैक बनाए और रणमल राठौड़ को पिलाए गए। रणमल राठौड़ 1 बोतल पी गया, 2 पी गया, 3 पी गया। तब तक भारमली बेटी खुद तो 2-4 घूंट पिए और पूरे प्याले किसको पिलाए, रणमल को। 3.5 बोतल के आसपास में आते आते रणमल जी की जो मशीन है वो जवाब दे चुकी थी और जिस चारपाई पे बैठ के दारू पी रहा था उसी पे अचेत अवस्था के अंदर लेट गया। अक्सर जैसे दारूड़े पड़े रहते हैं वैसे ही जब रणमल चारपाई पे लेट गया था, उसके बाद भारमली जाती है और जाकर सिसोदियों को कहती है कि आ जाओ आपका शिकार पड़ा हुआ है। राणा चुंडा के नेतृत्व में सिसोदिया वहां आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों बड़े मजे की बात तब है कि उस चारपाई पे जब रणमल लेटा हुआ था उसको जैसे सिसोदियों ने देखा और सिसोदियों के भाई साहब होश उड़ गए थे। जिस चारपाई पे वो लेटा है घुटनों के जो पैर है, घुटनों से आगे के जो पैर वो चारपाई के बाहर थे। सिसोदियों को लगा कि यार कहीं इसके 1-2 वार की यार उठ गया ना तो अपनी खाल पाड़ के रख देगा, चामड़ी पाड़ देगा, उदेड़ देगा। तो सिसोदियों ने एक बार वापस राणा चुंडा को कहा कि राणा चुंडा जी ऐसे नहीं मार सकते, इसको डेंजर आदमी है। राणा चुंडा ने कहा तो भारमली को कहो कि इसको बंदे। भारमली को बुलाएगा और बुलाकर भारमली थोड़ी सी हेल्प और करते, रस्सी जेवड़ा लेके आ, चारपाई से इसको चारों तरफ से लपेट के बांध दे, हिल न पाए। बांध दिया गया भाई। जब उसको बांध दिया तो कोई एक सिसोदिया था और उसको कहीं रणमल ने कहीं ज्यादा परेशान कर दिया होगा, रेपटे उपटे पटक दी होगी 2-4, इसलिए उस सिसोदिया के अंदर गुस्सा भरा होता और वो भागता हुआ उसकी छाती पे जाके बैठ जाता है। दोस्त जैसे ही छाती पे बैठा अपने खंजर से पहला वार उसकी छाती पे करता है और रणमल जी की आवाज सुनिए दोस्तों। आदमी कितना विश्वास करता था उस भारमली पे, इसलिए मैं कहता हूं कि जहां जहां भारमली आई वहां वहां आपको वो समझना है। ठीक है दोस्तों। हाँ, जो मेरे क्लास से ऑफलाइन नहीं ले चुके हैं अब वो क्या समझेंगे, लेकिन वो भी कोशिश करना कि मनक मराने का जो कार्य करती है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो भारमली वहां खड़ी खड़ी देख रही है, वह सिसोदिया उसके खंजर घोप देता है और जैसे खंजर घोपा रणमल की आवाज निकलती है। रणमल कहता है डार्लिंग आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रही है, आज से पहले तूने ऐसे छाती पे कभी बाइट नहीं है, यानी कि बटका नहीं भरा है, काटा नहीं है, आज इतना तेज कैसे रोमांस में आ रही है तू।
वो वापस खंजर निकालता है, अगला वार वापस छाती पे दूसरा खंजर करता है और रणमल को लगा कि आज अपने ऊपर कोई भारमली नहीं, कोई भारमला बैठ गया है। हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बंधा हुआ महसूस करता है। उसके जो पैर चारपाई से आगे निकले हुए थे दोस्तों, वो अपने पैरों को डाउन करता है। जैसे ही नीचे किया, उस चारपाई को लेकर रणमल राठौड़ खड़ा हो गया। जो सिसोदिया उसकी छाती पे बैठा हुआ था दोस्तों, उसको तो मसल के मार दिया, जिस दीवार के बचड़ा दिया उसके चिपका दिया, पावड़े से साफ करना पड़ा था। इस प्रकार का आदमी था रणमल। लेकिन बाकी सिसोदिया जो वहां थे, उन्होंने चारों तरफ से अटैक कर दिया और रणमल की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों बात थी ये 1438 की। रणमल की जो हत्या है सिसोदियों के द्वारा या राणा चुंडा के नेतृत्व के अंदर कब की गई थी? 1438 के अंदर। दोस्तों एक गाना सुना होगा आपने, मुंह पे मेकअप से कप करके, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, वो गाना करने या उस गाने के बोल जो है वो कहीं ना कहीं आपको किस साइड लेके जा रहे हैं? फार्मूले के साइड में। दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लिया है, तो दारू पी रीति बापड़ी, 2-4-5 घूंट पिए होंगे उसने कि अपना जो बॉयफ्रेंड है वो आज मरने वाला है। कितनी इस कहानी को अगर देखा जाए तो रणमल कितना प्यार कर रहा है और वो उसके साथ में क्या कर रही है। देखो वफा का जो सिकवा है वो किस प्रकार मिला है इसको। ठीक है दोस्तों, तो रणमल राठौड़ की हत्या हो जाती है कब? 1438 के अंदर। एक कहानी और जुड़ जाती है दोस्तों यहाँ पर। रणमल राठौड़ का पुत्र है जिसका नाम है राव जोधा, जिसने जोधपुर की स्थापना की है 1459 के अंदर दोस्तों। वो राव जोधा पुत्र किसका है? रणमल का। किसका पुत्र था? रणमल का। राव जोधा भाई अपने पिता से ही ज्यादा हो रहा है। अगर जहां पापा की तुति बोल रही है वहां पुत्र उछल कूद नहीं करे तो फिर लाइफ जीने का मजा ही क्या है। राव जोधा भी आराम से मेवाड़ की धरती पे पड़ा है, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अपने दोस्तों के साथ में रहता था। ये भी बेटा दारू वारू पीता और ये फीलिंग उस प्रकार की लेता। गाने बजाने वाले सब मारवाड़ से लाए हुए अगला, और ये कहता कि नाच बुलबुल पैसा मिलेगा, फीलिंग लेता एकदम। पोल डांस देखता। अगला राव जोधा का कोई गाने वाला था जो मारवाड़ की तरफ से आया हुआ था और उसने कहीं बाहर गया था किसी काम से और उसको खबर लगती है कि रणमल जी मारे गए। वो वापिस आता है, आकर गाने के बोल के अंदर रणमल को समझाता है, सॉरी जोधा को समझाता है, कहता है कि जोधा रणमल जी मारा गया, भागना हो तो भाग। और जैसे ही ये बोल सुनते जोधा के होश उड़ गए, पूरा दारू का नशा उतर गया, पूरी बुलबुले साइड के अंदर चली गई। अगला आदमी चपले उपले भूल गया, जैसे तैसे लंगोट हाथ में पकड़ता है, वहां से भागना स्टार्ट होता है दोस्तों। अपने घोड़े के ऊपर सवार होता है और मंडोर की तरफ निकलता है। उसके पीछे पीछे बाकी राठौड़ भी भागना स्टार्ट होते हैं और इधर जो सिसोदिया थे उन्होंने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही पीछा स्टार्ट हुआ, आगे आगे राव जोधा पीछे मुड़ के नहीं देखे, बस इतना बढ़ाता जाए, कहता जाए कि मेरे पीछे अगर राठौड़ आ रहे हो तो वो अपना रास्ता चेंज कर ले, और अगर सिसोदिया आ रहे हो तो मेरे कहने से आप कौन सा रास्ता चेंज करोगे, आप मेरे पीछे पीछे आओ। अगर पकड़ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ते हो तो बचना तो है। तब यहां से राव जोधा भाग रहा है, पीछे सिसोदिया ने उनका पीछा किया, लेकिन राव जोधा जी डापा चूक हो गए। डर के आगे जीत, और भागता हुआ मंडोर भूल गया अगला आदमी। बीकानेर के पास में दोस्तों एक गांव पड़ता काहुनी। उस काहुनी गांव के अंदर जाकर ये क्या लेता है? शरण लेता है। हालांकि उस समय बीकानेर शहर की स्थापना नहीं हुई थी दोस्तों। बीकानेर के शहर की स्थापना करवाने वाले राव जोधा का 5वां पुत्र राव बीका था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी जो वर्तमान के लोकेशन की बात करें तो काहुनी जो पड़ती है वो कहां पड़ती है? बीकानेर के पास में। काहुनी गांव के अंदर जाकर वो क्या ले लेता है? शरण ले लेता है। इधर राणा चुंडा ने जो है मंडोर पे अधिकार कर लिया। तो राणा चुंडा जी जो है वो मंडोर पे अधिकार कर लेते हैं। मंडोर के ऊपर लगभग 15 वर्षों तक सिसोदियों ने अपना अधिकार रखा था। राव जोधा इन 15 साल के अंदर खूब सारा संघर्ष करता है, बार बार आता है काउनी की तरफ से, मंडोर पे अटैक करता है, लेकिन मंडोर जीत नहीं पाता है। उल्टी रेपटे खा के लाड़े वाले टपकाता वापिस ढूंढता था। दोस्तों हुआ यूं कि एक बार जब ये अटैक करने आया था, उस समय घायल हो जाता और घायल अवस्था के अंदर वापिस जा रहा था। और दोस्तों आपको पता है मारवाड़ की धरती के अंदर पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, समस्या है। दूर दूर तक कोई बंदा कोई बंदे की जात, गांव नहीं दिखते, ढाणियां नहीं दिखती है। अब ऐसी कंडीशन में आ गया था कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन इनके घोड़े, इनके जो जानवर थे वो भी इतने वफादार, इतने समझदार हुआ करते थे दोस्तों, कि राव जोधा जो है घोड़े पे बैठा हुआ है,
प्यास के कारण तड़पड़ा रहा है और लास्ट के अंदर वो मूर्छित हो जाता है, उस घोड़े के ऊपर लेट गया था। वो घोड़ा कोई साइड के अंदर एक छोटी सी डाणी थी, वहां कोई किसान परिवार की कोई झोपड़ी थी, उस झोपड़ी की तरफ घोड़ा उसको लेके जाता है। वहां एक किसान महिला थी, उस राव जोधा को देखती है, जो बख्तरबंद था, सैनिक वाली ड्रेस के अंदर था, तो उसके अंदर भी थोड़ी सहानुभूति आई कि अपना कोई सैनिक होगा। वो उसको नीचे उतारती है, नीचे उतार के उसके थोड़े पानी वानी की छींटे मारती है, थोड़ा पानी वानी पिलाती है। उसके बाद राव जोधा को वापस होश आता है। जब होश आया तो राव जोधा ने उस महिला का शुक्रिया अदा किया और वहां से चलने की बात करता है। तभी वो महिला कहती है कि नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आपको खाना खा के जाना पड़ेगा, जीमना पड़ेगा आज तो। और मारवाड़ के अंदर आपको पता है जीमने के लिए कोई मिठाइयां तो बनती नहीं थी, अभी तो बनने लगी। ये पूरे राजस्थान में नहीं बनती थी भाई साहब। जलेबी वलेबी कभी कोई मेले वेले के अंदर कोई जाता था तो वो लेके आता था। ठीक है दोस्तों, फल फ्रूट आज आप देख लो, डेली फल फ्रूट घर पे पड़े रहते हैं, बच्चे खाते नहीं है। लेकिन पहले अगर कोई फल फ्रूट की अगर बात आए तो फल फ्रूट अगर कोई गांव के अंदर लेके जा रहा है तो अक्सर बस स्टैंड के आसपास में कोई आदमी देख लेता है और देख के कहता है कि घर के अंदर कोई बीमार है क्या, फल फ्रूट कैसे लेके जा रहे हो आप। और वहां राव जोधा जो है बैठ जाता है और खाने के लिए उस महिला ने खिचड़ा बनाया था दोस्तों। खिचड़ी तो बीमार आदमी को खिलाई जाती है, खिचड़ा थोड़ा हष्टपुष्ट आदमी हो जिसकी मशीनरी ढंग से काम करती हो उसको खिलाया जाता था, उसके लिए खिचड़ा बनाती है वो। और उस खिचड़े के बीचों बीच उस महिला ने घी डाला। राव जोधा के सामने जब प्लेट आती है, राव जोधा ने बहुत दिन हो गए घी देखे हुए, 1438 से पहले घी देखा था बापड़ा, अब तो भाग रहा है इधर उधर, उसके पास इतना घी भी कहीं मिला नहीं है खाने के लिए। राव जोधा से रहा नहीं गया, बीचों बीच उस घी पे अटैक कर देता है। जैसे वो घी पे अटैक करता है, उसके हाथ जल गए, हाथ जलते ही चिल्ला बैठा। तभी वो महिला मुस्कुराती और मुस्कुराकर उसको कहती है कि क्या है यार, आपके अंदर भी कुछ लक्षण नहीं है बिल्कुल भी, क्या आप राव जोधा की जैसे करते हो। और राव जोधा के भाई साहब फ्यूज उड़ गए, मेरी तुलना और राव जोधा तो मैं ही हूं, और आप ये कैसे हो गया। वो वापस उस महिला से पूछता है कि आपने मेरी तुलना राव जोधा से क्यों की, राव जोधा ऐसा क्या कर बैठा है। तब वो महिला समझाती है कि जिस प्रकार मारवाड़ के अंदर अगर बात करें तो ये मंडोर है, ये यहाँ कावनी है, यहां से वो यहाँ आ रहा है, अटैक कर रहा है, वापस रेपटे खा के जा रहा है। अगर उसको मंडोर को जीतना है तो इधर से साइड में से कोई गांव और इन गांवों को वो जीतेगा, यहाँ की जनता उनके साथ लगेगी तो बिल्कुल सहानुभूति उनके साथ होगी, सेना तैयार हो जाएगी, उनके संसाधन जो है उनको भी थोड़ी बहुत उपलब्धि हो जाएगी। ऐसा उनको करना चाहिए। राव जोधा के उस दिन दो चीजें समझ, एक चीज तो वो कि मंडोर को जीतना इतना आसान नहीं जितना वो सोच रहा था, कि आए बार बार अटैक करे, बार बार रेप टेका के जाए। और आज तो वो शायद भगवान की दया से बच गया, हो सकता वो मर भी सकता था। दूसरी कहानी कि आज के बाद में अगर खिचड़ा खाना है साइड में से तोड़ के खाना है दोस्तों, प्लेट के अंदर बीचों बीच हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि गर्म के अंदर तो जलेंगे। आपने कभी खाया होगा तो साइड से तोड़ तोड़ के ठंडा कर करके आया है, घी तो वैसे रिस के आ जाएगा। राव जोधा वहां से वापस चला जाता है। उसके बाद वो प्रयास करता है लेकिन नहीं जीत पाता है। तब वो अपनी बुआ हंसाबाई से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? हंसाबाई से। हंसाबाई से वो मुलाकात करता है और हंसाबाई को जाके कहते हैं कि बुआ जी थोड़ी बहुत तुम्हारी भी सोच ले, पापा का कुकर्म चा, पापा ने ते रगड़ दियो, मार दियो, माता ने खाई नहीं करियो, लेकिन अब मेरी तरफ देखो, मैं 15 साल से सन्यासी भोग रहा हूं, इधर उधर भागे भागे फिर रहा हूं, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, बुआ थोड़ा रहम कर, मुझे वापस मंडोर दिला दे। तो हंसाबाई के प्रयासों से वापस मंडोर दिलाया गया था किसको? राव जोधा को। और दोस्तों एक संधि की जाती है मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य, जिसको अपन कहते हैं आउल बाउल की संधि। कौन सी संधि थी? आउल बाउल की संधि। आउल बाउल की संधि दोस्तों जो हुई है वो कब हुई है? 1453 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1453 ईस्वी के अंदर मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हंसाबाई के प्रयासों से एक संधि हो जाती है, जिसका नाम क्या है? आउल बाउल की संधि। किस किस के मध्य हो रही है? तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य। मेवाड़ का जो राणा है वो तो कौन है दोस्तों? कुंभा। और मारवाड़ का जो है वो कौन है दोस्तों? राव जोधा। तो इसके बीच में ये संधि होती है, और ये जो संधि है किसके प्रयासों से हुई है? हंसाबाई के प्रयासों से हुई है।
दोस्तों इस संधि की शर्तें क्या क्या रखी गई थी? तो इसकी जो शर्तें रखी गई थी दोस्तों वो ये थी कि एक तो पहले आपको मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करना होगा, और सीमा का निर्धारण करके सेंटर पॉइंट जो रखा गया था वो सोजत पाली को रखा गया था। इसको रखा गया दोस्तों सोजत पाली को। दूसरी अगर बात करें तो इस संधि के तहत राव जोधा को वापस क्या दिया गया है दोस्तों? मंडोर दिया गया है। क्या दिया गया है? मंडोर दिया गया था। इस संधि की तीसरी शर्त अगर देखी जाए तो राव जोधा की जो पुत्री है जिसका नाम था श्रृंगार कंवर, और इस श्रृंगार कंवर की जो है शादी करवाई जाती है कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। किसके साथ? कुंभा के पुत्र रायमल के साथ इसकी ये जो शादी की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अवल बाउल की संधि थी जो 1453 के अंदर हुई है। दोस्तों आप सोचते होंगे कि अवल और बाउल क्यों कहा गया है, तो मैं कह दूं कि इसके अंदर मोटी मोटी बात है। तो मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा का निर्धारण किया जा रहा था तो उस सीमा की ही बात है ये, और उसी से ये नाम निकलता है। अवली नाम की एक हरी घास होती है जो मेवाड़ के अंदर पाई जाती है। तो जहां तक अवली घास है, जहां तक हरियाली वाला इलाका है, वहां तक मेवाड़ की बाउंड्री होगी। और मारवाड़ के अंदर ले देख के बूढ़े, ठीक है, कांटेदार वनस्पति जीरोफाइट जो होती है, तो बबूल जहां से स्टार्ट होंगे वहां से क्या हो जाएगा? मारवाड़। ठीक है दोस्तों, तो बावल का मतलब होता है बबूल, और आप उसको कहते हो बुढ़िया, कहते हो ना बुढ़िया, देसी बुढ़िया, बिलायती बुढ़िया। हाँ, तो वही बुढ़िया जो है ये मारवाड़ के अंदर देखने को मिलते हैं। इसलिए अवल यानी कि जहां तक हरी घास है वहां तक मेवाड़, जहां से बबूल स्टार्ट है वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? मारवाड़ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अवल बाउल की संधि होती है 1453 के अंदर, और इस संधि के तहत राव जोधा को वापस क्या दिया जाता है? मारवाड़ या मंडोर दिया जाता है। राव जोधा अपने मन मुटाव को, यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो मन मुटाव हो चुका था, जो रिश्ते उनके साथ अच्छे थे वो बिगड़ चुके थे, उन रिश्तों को वापस सुधारने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवा देता है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी संधि है दोस्तों? अवल बाउल की संधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो राणा कुंभा है उसने और कौन कौन से युद्ध किए हैं। राणा कुंभा को इतिहास के अंदर ऐसे ही याद नहीं किया जाता दोस्तों। राणा कुंभा युद्ध तो खूब करता है, और युद्ध प्रत्येक राजा का धर्म था कि पहला काम ही उनका है युद्ध करना, अपने साम्राज्य की, अपनी जनता की रक्षा करना। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जिसकी वजह से इतिहास के अंदर इनके नाम के 4 चांद लग गए हैं। राणा कुंभा राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसने ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवा दिया है। इन्होंने खूब सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है, खुद वीणा बजाता है, खुद गीत गाता है। अब सोचो दोस्तों कि एक आदमी इतना मल्टी टैलेंटेड हो और उसका अगर इतिहास में नाम हो तो फिर वो कैसे इतिहास के अंदर अमर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी मैं क्लास को यहीं विराम देना चाहता हूं। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको यहां से आगे की जो स्टोरी है वो वापस कंटिन्यू रीड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाई लीजिए दोस्तों, जिससे आपको आने वाले अगले जो भी वीडियोज है उनकी आपको जानकारी बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।